नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 1975 का वक्त था। इमरजेंसी का दौर चल रहा था। नेताओं को पकड़-पकड़ कर जेल में डाला जा रहा था। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस से जुड़े हुए दलित नेता थे। उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि देश में ये कैसी व्यवस्था कायम हो गई है। उन्होंने इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की कि इमरजेंसी को खत्म किया जाए, नेताओं को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन इंदिरा गांधी उनकी बात को नहीं मानती और इससे खफा होकर बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं जनता पार्टी। जनता पार्टी अच्छी खासी वोटों से अगले इलेक्शन में जीत जाती है, क्योंकि इमरजेंसी से खफा जनता ने जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, तीन चेहरे प्रधानमंत्री पद के लिए रेस में थे। तीनों में से सबसे आगे थे बाबू जगजीवन राम, सबसे बड़े चेहरे जो प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन 1977 में जब वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उसी वक्त एक ऐसा कांड होता है जिससे कि बाबू जगजीवन राम का पूरा करियर तबाह हो जाता है। कहाँ उन्होंने अपनी पूरी उम्र राजनीति की और एक गलती की वजह से उनका पूरा करियर साफ हो जाता है। दरअसल नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार निकलता था। खुशवंत सिंह उसके संपादक थे, जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनके हाथ बाबू जगजीवन राम के बेटे की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हाथ लग जाती हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालात में उनकी फोटो उनके हाथ लग जाती है और वो उनको सार्वजनिक कर देते हैं, अपने अखबार में छाप देते हैं। इससे बाबू जगजीवन राम की काफी बदनामी होती है। उन्हें उस रेस से बाहर होना पड़ता है जिस रेस में वो प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार थे। इसके बाद जो दलित नेता 1977 में इस देश को मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। आज के वक्त में ये कहानी फिर से सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि ऐसे ही कांड राजनीति में होते आए हैं, होते रहेंगे। और आज के दौर की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद, नगीना से सांसद, उनके ऊपर एक से एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रोहिणी घावरी, जो कि स्विट्जरलैंड में पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनका शोषण चंद्रशेखर आजाद ने किया है। तरह तरह के ट्वीट कर रही हैं, 3 जून से लगातार ट्वीट करने पे लगी हुई हैं। लेकिन अभी तक वो कोर्ट में नहीं गई, कोई कोर्ट केस नहीं किया, कोई मुकदमा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर दायर नहीं किया। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ये एक षड्यंत्र है, तो ये षड्यंत्र, ये साजिश रच कौन रहा है? कौन है ऐसा दुश्मन जो नहीं चाहता कि दलित नेता यूपी का सीएम बन के आए, यूपी के सीएम के लिए दावेदारी करे? जरा गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आने वाले चुनाव में, यानी कि 2027 में, चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और कौन चाहता है कि वो इस रेस से बाहर हो जाए? क्या उनके साथ बाबू जगजीवन राम जैसा ही कांड किया जा रहा है? और आखिरकार अगर रोहिणी घावरी झूठ बोल रही है, अगर वो एजेंट है, तो वो किसकी एजेंट है? अब दोस्तों, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें यह समझना होगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद ऐसे केस में फंसते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? दो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं। एक तो बीजेपी, जिनकी सरकार बनी हुई है, और दूसरी है बीएसपी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। इन दोनों में से ज्यादा फायदा किसका होगा अगर चंद्रशेखर आजाद को साइड लाइन कर दिया जाता है? तो दिमाग पर जोर डालिए तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी को क्या फायदा होता है। पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि बीएसपी को क्या फायदा हो सकता है, और उसके बाद पिक्चर एकदम कह सकते हैं कि क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट चित्र उभर के आएगा कि आखिरकार रोहिणी घावरी किसके लिए काम कर रही हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर रोहिणी घावरी झूठ बोल रही है या फिर सच बोल रही है। उनके अपने ही बयानों से साबित होता है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है, असमानताएं उनके बयानों में जो पैदा होती हैं, उनसे साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि रोहिणी घावरी कहीं ना कहीं इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि उनका रिलेशन नहीं हो सकता चंद्रशेखर आजाद के साथ, लेकिन वो अपने रिलेशन को जिस तरीके से यूज कर रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले ये समझिए कि रोहिणी घावरी कहती हैं कि 2017 में 40 से ज्यादा मुकदमे चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज थे, लेकिन इसके बावजूद वो जेल नहीं गए, उनको सजा नहीं हुई। ये रोहिणी घावरी का बयान है। लेकिन वो 2021 में उनके साथ रिलेशन में आती हैं। तो जब उनको पता था कि 2017 में
उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे। और उस ट्वीट में ये भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। तो सबसे पहली बात तो जब आपको पता था कि 2017 में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उन्होंने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, तो आप 2021 में उनके साथ रिलेशन में क्यों आई? अगर आपको नहीं पता था, अगर आपको नहीं पता होता तो गलतफ़हमी में आप उनके साथ रिलेशन में आ सकती थी। लेकिन जब आपको पता था कि 2017 में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी आप उनके साथ रिलेशन में आई। आप तो पीएचडी स्कॉलर हैं, पढ़ी-लिखी हैं। पढ़ी-लिखी महिला ऐसी गलती करेंगी तो अशिक्षित, अनएजुकेटेड महिलाओं की बात क्या करें? खैर, जिन लड़कियों का आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया, तो उनमें से एक भी लड़की मीडिया के सामने आज तक क्यों नहीं आई? क्यों कोर्ट में अपने न्याय के लिए माँग करने पहुँची? तो ये भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि रोहिणी घावरी कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा हैं। धोखे से, प्यार में धोखा देकर उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाए। ये रोहिणी घावरी का कहना है। लेकिन ज़रा सोचिए 2022 में जब चुनाव हुआ था, गोरखपुर से चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर आज़ाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जहाँ पर उन्हें 7,000 मात्र 7,000 वोट मिले थे और बड़ी हार हुई थी उनकी। लेकिन जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो उसकी सारी चीज़ें सार्वजनिक हो जाती हैं। उसकी संपत्ति कितनी है, उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई। और कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं दोस्तों कि रोहिणी घावरी अगर चंद्रशेखर आज़ाद से प्यार करती थीं, तो वो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग क्यों कर रही थी? क्योंकि प्यार में आदमी जासूसी तो नहीं करेगा, या तो उसका कुछ मिशन हो, कुछ मकसद हो और उसके पीछे वो रिकॉर्डिंग कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। प्यार में तो आदमी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ऐसे सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रोहिणी घावरी इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और ये चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ, जी हाँ, एक बड़ी साजिश हो सकती है जो उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने के लिए रची गई। अब दोस्तों, यूपी का जो वोटों का समीकरण देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद जब नगीना से सांसद का चुनाव जीते तो लगभग 1 लाख वोटों से उनकी जीत हुई थी। उसमें मुस्लिमों का भी समर्थन उनको प्राप्त हुआ था और दलितों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। मुस्लिम दलित समीकरण जो मिला उनको, उन दोनों का साथ मिला, उसी से उनकी जीत हुई। अब बीजेपी कहीं न कहीं इस बात को पहचान रही है, जान रही है कि दलित और मुस्लिम अगर एक साथ हो जाते हैं और दोबारा से चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से जीत जाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। हिंदुत्व के वोट जितने भी हैं वो बीजेपी के पाले में हैं। मनुवादी सोच जो है, स्वर्ण जो हैं, वो सारे वोट बीजेपी के हाथ में हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर मुस्लिम और दलित एक हो जाते हैं, तो जो 27% वोट काउंट है, वोट बैंक है, वो पूरा का पूरा चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के पाले में आ जाएगा। क्योंकि मायावती की पार्टी की अगर बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी का डाउनफॉल जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हुआ है, उससे बीएसपी की जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं और कहीं न कहीं बीएसपी को आगे बढ़ने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी, सबका साथ लेना होगा और उसके बाद आगे बढ़ना होगा। फिलहाल लाइमलाइट में अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। पश्चिमी यूपी में जैसा समर्थन उनको मिला, उससे चंद्रशेखर आज़ाद जिस प्रकार मुखर होकर हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, भीम आर्मी की उन्होंने स्थापना की, इसके बाद वो युवाओं में प्रसिद्ध होते चले गए। उनकी तूती बोलने लगी, गलत नहीं होगा ये कहना। और आने वाले वक्त के लिए वो मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं। इसी से कहीं न कहीं सतर्क होकर बीजेपी ने सोचा कि अगर दलित और मुस्लिम जो वोट्स हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के पास हैं, अगर इन वोटों को चैनलाइज़ कर दिया जाए, अगर इन वोटों को बाँट दिया जाए अलग-अलग दिशाओं में, तो फिर हमारा वोट बैंक जो हिंदुत्व का है, वो कहीं न कहीं दलित प्लस मुस्लिम पर भारी पड़ जाएगा। और चैनलाइज़ किस रूप में होगा? एक दलित पार्टी है बीएसपी, मायावती जी की, एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी। इन दोनों पार्टियों में वोट बढ़ जाए और कहीं भी ये वोट इकट्ठे ना होने पाए, ताकि वो पूर्ण बहुमत से ना पाए। इसीलिए रोहिणी घावरी एक तरफ तो इल्ज़ाम लगा रही हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, दूसरी तरफ वो आकाश आनंद की तारीफ़ कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वो ज़्यादा हैंडसम हैं,
ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, उनके ऊपर कोई शोषण का आरोप नहीं लगा आज तक। उन्होंने कहा कि मायावती जी भी हमारी नेता हैं, उन्हीं को हम अपना नेता मानते हैं। ये सारे बयान रोहिणी घावरी जी के हैं। तो एक तरफ वो चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ बीएसपी का समर्थन कर रही है। कहीं ना कहीं दलित वोटों को बांटने का प्रयास कर रही है। ये बीजेपी और आरएसएस की एक बड़ी चाल हो सकती है, क्योंकि मनुवादी सामंतवादी सोच कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश की सीएम के पद पर कोई दलित उस कुर्सी पर विराजमान हो, दलित नेता मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो। और इसीलिए षड्यंत्र करके कोई ना कोई चाल चल के उनको साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? क्या दलित वोट कट गए? नहीं। इससे उल्टा चंद्रशेखर आजाद को एक सेंटिमेंट मिला, पब्लिक सेंटिमेंट, पॉजिटिव पब्लिक सेंटिमेंट, क्योंकि रोहिणी घावरी ना तो कोर्ट में गई और ऐसे एलिगेशंस लगाकर लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो बीएसपी की तरफ वोट काउंट जो जाना चाहिए था, वो भी सरक कर चंद्रशेखर आजाद के पाले में आ गया। दोस्तों, पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि रोहिणी घावरी बीएसपी की एजेंट हो सकती है, क्योंकि अगर वो बीएसपी की एजेंट होती तो वो खुलकर खुले मैदान में मायावती जी की पार्टी का समर्थन नहीं करती, आकाश आनंद के बारे में ऐसा नहीं बोलती, क्योंकि एजेंट हमेशा छुपकर काम करता है। वो छुपकर काम करती रहती तो फिर एक शक पैदा होता कि हाँ, वो बीएसपी की एजेंट हो सकती है। लेकिन अब उन्होंने खुले तौर पर बीएसपी का समर्थन कर दिया है, तो इससे एक पिक्चर ये स्पष्ट हो रही है कि हो ना हो, ये बीजेपी की साजिश हो सकती है दलित वोटों को बांटने के लिए और उत्तर प्रदेश पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए।